भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिससे हम सब लोगों का जीवन जुड़ा है। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी जीवन में हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है? डॉक्टर, टीचिंग, सोशल सर्विस। मैं फिर से पूछती हूँ, ज़रा सोच के बताइए, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिससे विश्व के हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है? पॉलिटिक्स, मीडिया, ऑक्सीजन। चलिए मैं दूसरी तरह से पूछती हूँ, वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसके बिना आप एक दिन भी नहीं जी सकते? हाउसवाइफ की सर्विसेज के बिना हम नहीं जी सकते। फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसके बगैर तो आज की जीना मुश्किल है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। अब मैं क्या कहूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति, हर जीवन जुड़ा है, और वो है कृषि। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स की कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसकी हमें हर दिन, हर पल जरूरत पड़ती है, वो है किसान। देखिए, आप सुबह उठते हैं, आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, इन दोनों की भी तो खेती होती है। साथ ही आप बिस्किट खाते हैं, मतलब दूध, शक्कर, मैदा, फिर से खेती। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो आपका जो बिस्तर है कॉयर का है, खेती। और आपकी जो चादर है वो कॉटन की है शायद, भाई कॉटन की भी तो खेती होती है। और आपके सिरहाने रखा वो टेबल लैम्प, उसका लैम्प शेड जूट का है ना। नहाते हुए आप जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, नीम, एलोवेरा, फ्लोरल, या जो भी टूथपेस्ट या शैम्पू, इस सब का रॉ मटेरियल कृषि से ही तो आता है। और ट्रैवल करते हुए आपने बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखे होंगे, या तो डैम्स, कनाल्स, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इन सब में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है। और रात को दूर आसमान में वो चमकता हुआ तारा जब आप देखते हैं, वो दरअसल तारा नहीं बल्कि एक सैटेलाइट है, और वो भी इस एग्रीकल्चर के नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो ज़मीन में दबे बीज से लेके आसमान में सैटेलाइट तक हमारा जीवन पूरी तरह से कृषि से घिरा हुआ है। कृषि एक वैदिक शब्द कृषि से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है जमीन जोतने की क्रिया। जब विश्व में बाकी और सभ्यताएं बसी भी नहीं थी, तब भारत कृषि में एक अग्रणी सभ्यता थी। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में कृषि से रिलेटेड इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और रिसर्च हुआ, जिसने पूरे विश्व को कृषि का ज्ञान दिया। रामायण और महाभारत के वक्त से लेकर इंडस वैली के वक्त तक हमारी कृषि काफी विकसित हो चुकी थी। बीज बोने का सही समय, मिट्टी को फर्टाइल रखने के लिए क्रॉप रोटेशन, सिंचाई के लिए नालियां बनाना, ये सब तभी इजाद हुआ। कृषि पराशर ग्रंथ, जिससे हम आज तक कृषि सीखते हैं, इसी समय लिखा गया था। अथर्ववेद में कृषि को मानव का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम इस धरती को अपनी माँ कहते हैं, और बड़े ही गर्व से इस जमीन को भारत माता कहते हैं। जब पूरी दुनिया जानवर के खाल के कपड़े पहन रही थी, तब भारत ने कपास यानी कॉटन के कपड़े बनाना शुरू किया। और क्या आपको पता है कि इरिगेशन में भी भारत सबसे आगे था? फर्स्ट सेंचुरी यानी पहली शताब्दी में कावेरी नदी पर बना कलानी डैम आज 2000 साल बाद भी वर्किंग कंडीशन में है।
इसी दौरान हमारे मसाले पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगे। रोमन एम्पायर के साथ हमारा विदेशी व्यापार शुरू हुआ। सी ट्रेड की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स लगभग तमाम विश्व में निर्यात होने लगे और इसके बाद कई सदियों तक कृषि ज्ञान और तकनीक का धनी भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया बन गया। और सोने की चिड़िया को किसी न किसी की नज़र तो लगनी ही थी। मुगलों के आने के बाद आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और दूसरी तरफ अनाज कम पैदा होने लगा और उसकी जगह कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, ओपियम, नील, इसकी पैदावार बढ़ा दी गई। मुगलों ने 1/3 फसल कर मतलब टैक्स के रूप में लेना शुरू किया। एक तरफ फसल कम हो रही थी और दूसरी तरफ किसानों की हालत खराब हो रही थी। भारतीय कृषि पर लगा ये ग्रहण और गहरा हुआ अंग्रेजों के राज में, जब 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी को अधिकृत कर दिया। सारा पैसा रईसों के पास चला गया और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला किसान आखिरी पायदान पर आकर सबसे कमजोर हो गया। अंग्रेजों ने नील की खेती यानी इंडिगो फार्मिंग पर जोर दिया। इसके कारण अनाज कम उगने लगा, जमीन बंजर होने लगी। भूखमरी और किसानों में अभाव, ये हमारे देश में कृषि का स्वरूप हो गया। आज़ादी के बाद पार्टीशन और 3 युद्धों ने हमारे अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। सब तरफ निराशा और अंधकार था। श्री अरबिंदो ने कहा है कि भारत जब जब नीचे गिरता है तब तब उतना ही ऊंचा उठने की क्षमता रखता है। तो इस अंधकार में रोशनी का दीपक बनकर आए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने समस्त भारतवासियों को अपील की कि हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखें। अपने दिल्ली के पीएम हाउस में उन्होंने खेती की और कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। करेक्ट। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बीज बोए। इस क्रांति का नेतृत्व किया एक और महापुरुष और भारतीय कृषि के पितामह पद्म विभूषण डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। 1960 के दशक में विश्व कह रहा था कि भारतीय लोग बूचड़ खाने की भेड़ बकरियों की तरह भूखे मरेंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि का एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने कृषि के प्रति हमारा सारा रवैया बदल दिया। ये 3 मुख्य कारणों से संभव हुआ: साइंटिस्ट्स, पॉलिटिकल लीडर्स और हमारे किसान। मैंने उस समय 500 डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी, क्योंकि मैंने पौधों का आर्किटेक्चर बदल दिया था। एक नए किस्म का पौधा डिजाइन किया, एक नए किस्म की गेहूं, एक नए किस्म का चावल डिजाइन किया। ये नई किस्म थी ड्वार्फ वैरायटी या सेमी ड्वार्फ वैरायटी। जब मैंने ये वैरायटी लोगों के सामने रखी, तब पुरानी विचारधारा के लोगों ने कहा कि हमारे किसान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी गेहूं की पैदावार और इनकम दोनों बढ़ गए। और इसके अगले साल इस बीज की डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या कर दिया है आपने जो इतना बड़ा चमत्कार हो गया है। मैंने कहा जो है आपके सामने है। 1968 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टैम्प रिलीज हुआ, तब विश्व के प्रसिद्ध ऑथर फिलिप डॉल्बी ने मुझको खत लिखा और कहा कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि 5 सालों में भारत की कृषि की सूरत इतनी बदल गई है। 1947 में 7 मिलियन टन से आज हम 110 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 210 million tons now is a major jump. ग्रीन रेवोल्यूशन से आई क्रांति की वजह से ही आज भारत अनाज प्रोडक्शन में विश्व में सबसे अग्रणी है। एक वो दिन था जब अंग्रेज हमें दाने दाने के लिए मोहताज छोड़ गए थे, और एक ये दिन है जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर है। उसी अंधकार के दौरान डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिससे प्रधानमंत्री शास्त्री का ध्यान आकर्षित हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर कुरियन को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि क्या मैं आपसे आके मिल सकता हूँ। तो डॉक्टर कुरियन ने जवाब में लिखा, योर एक्सीलेंसी, योर वेलकम। तो जब शास्त्री जी अमूल पहुँचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने डॉक्टर कुरियन से कहा कि मिल्क के इतने प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेड जर्सी गायें और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है।
तब डॉक्टर कुरियन ने उन्हें बताया कि वो किस तरह गांव-गांव में जाकर कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा मिल्क प्रोडक्शन और मार्केटिंग में पहल कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर शास्त्री जी ने उन्हें NDDB मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करने को कहा। और इस तरह दो महापुरुषों की दूरदर्शिता की वजह से भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन आया और मिल्क प्रोडक्ट्स में आज स्विट्जरलैंड नहीं, भारत नंबर 1 पे है। आज जिन किसानों को अनाज उगाने से मुनाफा कम हो रहा है, वो अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा पॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिश फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें गेहूं से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि फ़िश फार्मिंग में दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है। इसे ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। आइए आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे ही सफल फिश फार्मर से। ये हैं पंजाब की जफरवाला गांव के गुरबचन सिंह। 10 साल से मच्छी फार्म का काम कर रहा हूँ। 2 एकड़ में मच्छी फार्म है मेरा, जिसमें बहुत अच्छी कमाई है। खेती बाड़ी से ज़्यादा है, खर्चा भी कम है। पहले मैंने डेयरी फार्म का धंधा किया था। डेयरी फार्म के धंधे से मुझे ये मछली फार्म का धंधा अच्छा लगा। दूध का रेट नहीं है कोई, इसका रेट फिक्स है, घर से ले जाते हैं, इसलिए मैंने इसी को चुना। जब पैसे की ज़रूरत होती है, मान लो अपने बच्चों के लिए फ़ीस डालनी है, फिर भी मंडी से पैसा लेना पड़ेगा। इसमें जब अपनी ज़रूरत पड़े, इसमें मच्छी निकालो, 10-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, जो मेरा घरेलू खर्चा है वो सारा इसी मछली से पूरा होता है। फ़िश फार्म की मार्केट बहुत है। ये तो अपने घर से बैठे बैठे ही फ़ोन कर दो तो 1 घंटे में मछली लेने वाला मछली ले जाएगा। जे किसके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ का फार्म ज़रूर बनाए। जब मैं इतनी उम्र में ये काम कर सकता हूँ तो ये लड़के लोग क्यों नहीं कर सकते? ये काम करेंगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इसके आगे चलकर गोल्डन या स्वीट रेवोल्यूशन मतलब शहद के प्रोडक्शन में भी हम कमाल की क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम वर्ल्ड लीडर्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इंडिया टॉप पर है। हमारे यहाँ लगभग 9 स्टेट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और सिक्किम अब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट्स बन चुके हैं। है ना ये भारत की शान। मुझे एक बात बताइए, एग्रीकल्चर सुनते ही आपके आंखों के सामने क्या तस्वीर आती है? खेत, राइट? आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज कृषि का पूरा अलग अलग लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मशीनरी और इक्विपमेंट से लेकर इरिगेशन टेक्निक्स, ऑल्टरनेटिव पावर, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक सब कृषि में व्यस्त हैं। एक वक्त था जब किसान गांव छोड़कर शहर जाया करते थे, लेकिन आज लोग विदेश छोड़कर गांव वापस आ रहे हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसी एक महिला से जिन्होंने US से इंजीनियरिंग की, उसके बाद IIM बैंगलोर से मास्टर्स की डिग्री ली, लेकिन इस सब के बाद आज वो छोटे किसानों के साथ कमाल का काम कर रही हैं। आइए मिलते हैं बैंगलोर की देवी मूर्ति से। एकदम से फार्मिंग की तरफ आपने कैसे रुख किया? तो एक्चुअली मुझे IIM बैंगलोर में बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स जो थे वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे। तो मेरे क्लासमेट्स ने मुझसे ऐसे पूछा कि आपके पास तो मशीनें वगैरह हैं, हमारे लिए कुछ बना दीजिए। बना के दिया, फिर उनको अच्छा लगा, फिर उनके नेबरिंग फार्मर्स आके बोले कि ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए भी बना दीजिए। बहुत सारे फार्मर्स जो है स्मॉल फार्मिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए इंडिया में एक चैलेंज है कि इसमें हम मशीनरी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और मशीनरी इसलिए चाहिए क्योंकि आजकल लेबर की बहुत प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। ऑफ कोर्स कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है बट अवेलेबिलिटी घटती जा रही है, जिसकी वजह से हमें लगा कि हमारा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है इससे इनका कोई भला हो सकता है, तो इस वजह से शुरू किया हमने कमाल के साथ। देवी, ये मल्च शीट्स है, तो ये बताइए ये वर्क कैसे करती हैं? पहले क्या होता है कि यहाँ पे रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लेवल पे है, ये हायर लेवल पे है। फिर इसके अंदर जो है ये ड्रिप लाइन लगाई जाती है और उसके ऊपर से ये मल्च शीट लगाया जाता है। फिर उसके अंदर ये छेद बना के प्लांट्स लगाए। ये स्पेशली हमारे जैसे वाटर स्कैर्स कंट्री के लिए ऐसे वाले टेक्निक्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मल्चिंग तकनीक का मैंने इस्तेमाल किया है। पहले 1 एकड़ में 2 गैलन पानी लगता था, अब सिर्फ 1 गैलन पानी लगता है।
कम पानी में भी फसल ज्यादा होती है। आप लोग एज कमल किसान इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1 एकड़ मल्चिंग लगाने के लिए आपको करीब 10 लोगों की ज़रूरत होती है, मैन्युअल लेबर। लेकिन हमारी जो मशीन होती है उससे क्या होता है, फार्मर को 2 लोग काफ़ी है और 2 घंटे में लगा लिया 1 एकड़। तो उसका सेविंग्स जो होता है करीब 3 से 4 हज़ार का जो लेबर कॉस्ट होता है उसको हमने घटाया है 600-800 रुपए के अंदर। ड्रिप इरिगेशन से सब बदल गया। पहले जितना पानी 1 एकड़ में लगता था, अब उतने पानी में 2 एकड़ जमीन हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। वंडरफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप जैसे लोग हमारे देश में हैं तो आई थिंक वी आर लीविंग द कंट्री इन गुड हैंड्स। यहाँ से आगे के रास्ते में कठिनाइयाँ तो हैं, पर कोशिश जारी है। एक तरफ है सरकार की तमाम स्कीम्स, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, ई-नाम, ई-रकम, जो किसानों को ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ है इसरो और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए आने वाले वक्त के लिए हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। अगर हमें अपनी लीडरशिप कायम रखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है इनोवेशन, हमारी लीक से हटकर सोचने की क्षमता, जिसे हम जुगाड़ भी कहते हैं। और ये जुगाड़ ही है जो भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाएगा। मैं आज आपको ऐसे ही एक जुगाड़ू इनोवेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसने कृषि की समस्या को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया और साथ ही सबका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। करेला और नीम चढ़ा, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यूरिया और नीम चढ़ा, आइए मैं आपको मिलवाती हूँ जीएनएफसी के श्री राजीव गुप्ता से, और सुनिए किस तरह इन्होंने यूरिया पर नीम चढ़ाकर यूरिया की चोरी को बचाया। देश में लगभग 10 से 12 करोड़ किसान 31 मिलियन टन यूरिया का उपयोग करते हैं हर साल। तो इसके पीछे बड़ा भारी एक पैसा खर्च करती है भारत सरकार, क्योंकि यूरिया की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग $250 है और उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो लगभग $85 से $100 के बीच में होती है। तो ये जो डिफरेंशियल है ये लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपया सब्सिडी हर वर्ष भारत सरकार किसानों के हित में, करोड़ों किसानों के हित में देती है। लेकिन इस डिफरेंशियल की वजह से यूरिया का भूतकाल में दुरुपयोग भी होता था, क्योंकि यूरिया सिर्फ चोरी होती थी। यूरिया सिर्फ खेत और खलिहान में यूज़ नहीं होती है, यूरिया उद्योगों में यूज़ होती है। हमारे देश में तो कुछ हद हो गई थी, कुछ साल पहले तक लोग यूरिया को दूध में मिलाते थे और वो यूरिया मिश्रित दूध पीने से लोग बीमार भी पड़ते थे, क्योंकि दूध गाढ़ा हो जाता था। नीम कोटेड यूरिया बनाने से यूरिया जो दूसरे उपयोग होते थे उसके लिए बेकार हो गई। साथ में किसानों के लिए यूरिया का उपयोग बढ़ गया। पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पंजाब तक सब स्टडीज़ कराई गई कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग की वजह से फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। किसानों को और भी फायदा हुआ कि उनका जो पेस्टिसाइड का जो एक्सपेंडिचर होता था वो खर्चा कम हो गया लगभग 25%, क्योंकि नीम एक वंडर ट्री है। नीम एंटी पेस्टिसाइडल है, एंटी फंगल है। 31 मिलियन टन यूरिया, उसको अगर कोटिंग करना हम चाहते हैं तो 800 ग्राम प्रति टन के हिसाब से हमें लगभग 26,000 टन नीम ऑयल चाहिए। निबोली अगर इकट्ठी करनी है तो नीम का पेड़ यहाँ वहाँ हर जगह होता है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए जीएनएफसी कंपनी में हमने गाँव में हज़ारों ऐसी शाखाएं खोली, इनमें हमने महिलाओं को बड़ी मोटी तादाद में जोड़ा और महिलाओं के माध्यम से ये निबोली इकट्ठा करा के हमने नीम का तेल बनवाया। उससे आज तक लगभग 5.5-6 लाख महिलाओं को 50 करोड़ रुपए की इनकम हुई। यूरिया पर नीम चढ़ाने से न सिर्फ यूरिया की चोरी रुकी, बल्कि वहाँ की महिलाओं के जीवन में क्या फर्क आया है, चलिए देखते हैं। वो जीएनएफसी वाले आए ना, तब से मुझे रेट अच्छा मिला और मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने में, उसके स्कूल की फी और घर के वो गैस लाई, टीवी लाया नया, जीवन में बहुत खुशियाँ लाई है जीएनएफसी। क्योंकि पहले हम जब लिम्बोड़ी का काम करते थे तो 1-2 रुपये के रेट से बेचते थे और जीएनएफसी वाले मिले तब से 8-10 रुपये बिकने लगा है। मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भी अपने घर में कुछ हूँ। मेरे पति मेरा कहा मानते हैं, सुनते हैं। मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे जैसी कई औरतें हैं, सबको 11 महीने काम मिले। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स रोम में मिले और उन्होंने ये तय किया कि भारत को भुखमरी ही ख़त्म कर देगी। देयर इज़ नो होप फॉर इंडिया। लेकिन उन्हें जानकर आज शायद दुख होगा
कि भारत के पास न सिर्फ सरप्लस अनाज है, बल्कि विश्व के कई गरीब देशों की हम मदद भी करते हैं। हम उनके अन्नदाता हैं। भारत के कृषि की कहानी उसी अन्नदाता के पराक्रम, साहस और सफलता की कहानी है। तो जो हमारा अन्नदाता है, वो किसान, वो कहाँ होना चाहिए? हमारा किसान क्यों दुखी रहे? सूखे का कहर हमारा किसान अकेले क्यों सहे? अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करें और आपको अच्छा लगे, तो एक बार सोचिए कि इसके पीछे कौन है, हमारा वो किसान। और ये भी सोचिए कि एक नए भारत के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के जीवन में खुशी और समृद्धि देखना चाहते हैं, तो हमारा सपना, हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस किसान के बच्चे की हंसी, उसके परिवार की समृद्धि, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये थी भारत के कृषि की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात। नई है सबकी भाषा, ढंग अलग है, एक है सपना, एक है सबकी आशा।